13 फरवरी 2024 एक 34 वर्षीय मछुआरे पर एक विशाल शार्क ने हमला किया। उसके बचाव में गांव वालों ने शार्क को तो मार दिया, लेकिन मछुआरे को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। हैरत की बात यह है कि वो हमला समंदर में नहीं बल्कि किनारे से 40 किलोमीटर दूर एक नदी में हुआ था। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये समुद्री शिकारी अब नदियों में आने लगे हैं? क्या अब आपके लिए नदियों में जाना खतरनाक साबित हो सकता है? और पोस्टमार्टम के बाद शार्क के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे इस दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है? मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकला हूँ। इस अभियान में मुझे जो मिला वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और हकीकत जानकर आपका दिल दहल जाएगा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, इसे देख रहे हैं आप? ये है समुद्री दुनिया का वो पहलू जिससे दुनिया अनजान है। देखिए दोस्तों, वो कहाँ गया ये ये देखिए यहाँ पर ये है एक डॉग फेस्ड वाटर स्नेक। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का सांप होता है और पानी में रहने वाली सांप की एक प्रजाति है। देख रहे हैं आप, ये पानी में बहुत ही फुर्ती के साथ दौड़ रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसे उठा लिया ये यहाँ पर शांत हो चुका है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा वहाँ पर लेकर जाता हूँ ताकि इसके ऊपर ज़्यादा सूरज की रोशनी ना पड़े और ये ज़्यादा वो थोड़ा सा अब उत्तेजित हो चुका है, थोड़ा सा डर चुका है। हाँ, सूरज की रोशनी इन सांपों को उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, वो इसलिए क्योंकि ये पानी में रहने वाली सांप की प्रजाति है। ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, या शायद ये कहना सही होगा कि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊं, क्योंकि मैं इस सांप से कटवाना नहीं चाहता। ये एक एम्ब्यूश प्रीडेटर है, यानी कि घात लगाकर शिकार करने वाली सांप की एक ज़बरदस्त प्रजाति। वो देखिए यहाँ पर अगर मैं पानी में रख दूँ तो ये फुर्ती के साथ तैर रहा है। देख रहे हैं आप? क्या ये सांप जहरीला है? बेशक हाँ, इसके अंदर माइल्ड वेनम होता है, यानी कि थोड़ा सा कम तीव्र जहर। तो इंसान के ऊपर जहर का कोई असर नहीं होता, लेकिन जो छोटे मोटे जीव हैं, मछलियाँ हैं, वो बेशक बेसुध हो जाते हैं। अगर आप इस सांप के चेहरे को करीब से देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत कुत्ते की तरह दिखता है और इसीलिए इसे डॉग फेस्ड वाटर स्नेक भी कहते हैं। और इसका जो रंग है यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे से, ये बहुत ज़्यादा एनाकोंडा की तरह दिख रहा है। एनाकोंडा तो यहाँ पर नहीं रहता, लेकिन जो भी है जैसा भी है, ये जीव तो ज़बरदस्त है। और हर बार जब मैं समुद्र किनारे पर आता हूँ तो मुझे यादगार पलों को देखने और अनुभव करने का मौका मिलता है। बेहद ज़बरदस्त डॉग फेस्ड वाटर स्नेक जा रहा है अपनी मंजिल पर। इत्तेफाक से मेरी और इस सांप की मंजिल एक ही है, यानी ये मैंग्रोव का जंगल। लेकिन सांप के विपरीत मैं यहाँ शार्क की तलाश में आया हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं समंदर को छोड़कर यहाँ क्यों शार्क ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए स्थानिक मछुआरों की नसीहत पर एतबार करके ही मैं यहाँ आया हूँ। इसे देख रहे हैं आप? मैंने कुछ स्थानिक मछुआरों से उस शार्क के हमले वाली घटना पर पूछा था कि शार्क की नदी में जाने की आखिर क्या वजह हो सकती है। तब उन्होंने बताया कि आजकल शार्क्स शिकार करने के लिए नदियों में या किनारों पर आने लगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? क्या समंदर में शिकार की कमी हुई है या कोई और कारण है जो इन शिकारियों को बाहर आने के लिए मजबूर कर रहा है? बहरहाल पूछताछ के दौरान मुझे पता चला कि पिछले कुछ हफ्तों से स्थानिक मछुआरों को कई बार किनारे के पास एक बड़ी शार्क दिखी है, इसलिए मैं झील के रास्ते वहां रवाना हुआ। ये देखिए मड स्कीपर, मिट्टी में रहने वाली एक अजीबोगरीब दिखने वाली मछली। हमने यहाँ दिन भर गश्त लगाई, हर संभव दिशा में नजर डाली, लेकिन शार्क का कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए मैं वहां जाने की सोचने लगा जहां आए दिन जाल में शार्क के फंसने के दावे किए जा रहे थे। और अगले दिन मैं वहां पहुंच गया। और मैं इस वक्त समंदर किनारे से लगभग 1 किलोमीटर अंदर आया हूँ। ज्वार का पानी अब पीछे जा रहा है और फिर ये सामने आ गया एक बड़ा सा जाल। शायद वहाँ पर ये और भी ज़्यादा ऊंचा होगा, हम वहाँ पर भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से फंसी हुई है। देखिए यहाँ पर यही चीज़ इन मछलियों की ज़िंदगी के लिए मुसीबत बन जाती है। ये देखिए यहाँ पर एक शार्क का छोटा सा बच्चा है जो पीछे जाल की वजह से फंस चुका है। ये देखिए पीछे इतना बड़ा जाल है कि ये इससे बाहर कभी निकल ही नहीं सकता। ये बड़ी होने के बाद आपको ज़ोरदार बाइट दे सकती है। यहाँ पर आप उसका मुंह देख पाएंगे, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये तो छोटा सा बच्चा है। अब इससे पहले कि पानी और ज़्यादा पीछे चला जाए, मैं इसे
वहाँ पर छोड़ने की कोशिश करता हूँ। वो भी जल्दी करना होगा क्योंकि फिर ये ज़्यादा देर पानी के बाहर अगर रहेगी तो हालत ख़राब हो जाएगी इसकी। उस पार जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है और पानी काफ़ी दूर है, तो मैं इसे यहीं से फेंकने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं इसे पूरा घूमकर पार नहीं कर सकता। इस बाम्बू शार्क के बच्चे को ऐसे फेंकना मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। अफसोस, हर मछली इतनी खुशनसीब नहीं होती। बाजार में मछलियों की मांग को पूरा करने के लिए समंदर में उनका अंधाधुंध शिकार किया जाता है, लेकिन क्यों मछुआरे समंदर में होने वाली इस फिशिंग को नदी में होने वाले शार्क के हमले वाली घटना से जोड़ रहे हैं? क्या सच में इन दोनों बातों के तार आपस में जुड़े हैं? इसका जवाब मुझे ये मंजर देखने के बाद ही पता चला। और इस पूरे वाक़ये को अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे मछुआरों की वो बात समझ में आई। आसान भाषा में बताऊं तो जिस तरह से जंगल में शिकार के अभाव की वजह से शेर और तेंदुए शहरों की तरफ या गांवों की तरफ आ रहे हैं, ठीक वैसे ही समंदर के अंदर छोटी मोटी मछलियों के अंधाधुंध शिकार की वजह से शार्क जैसे बड़े शिकारियों को अपना पेट भरने के लिए नदियों में या फिर किनारों की तरफ आना पड़ता है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो शार्क्स बच्चे देने के लिए भी नदियों में जाती है और इत्तेफाक से जिस शार्क की हत्या हुई थी, पोस्टमार्टम के बाद उसके पेट से 15 बच्चे निकले थे। अफसोस कि उनकी मौत हुई थी, लेकिन विशेषज्ञों का तर्क भी गौर फरमाने लायक है। और जल्दी ही हकीकत की धुंधली परत शीशे की तरह साफ हो गई। ये देखिए, ये एक ऐसा नज़ारा है जो देखना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। ये एक जेली फिश है जो इस नेट में फंस चुकी है और बुरी हालत में है, काफ़ी बुरी हालत में है। इसकी मौत हो चुकी है। जेली फिश जो है जहरीली होती है, बहुत सारी प्रजातियां इनकी पाई जाती है, लेकिन जब ज्वार का पानी बढ़ता है तो इस तरह से ये जीव यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद फिर ये जाले में फंस जाते हैं। पानी तो निकल जाता है लेकिन ये नहीं निकल पाते, उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। बहुत ही ख़राब मंजर है, इसकी बदबू बहुत ही ख़राब आ रही है क्योंकि इसकी मौत हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है। यहाँ पर नीचे की तरफ इसके टेंटिकल्स होते हैं और इसका जो गंध है वो इतनी गंदी है कि मैं चाहकर भी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी जेली फिश ऐसी होती है। ठीक है, बहुत हो गया इतना। उस जेली फिश की बदबू से मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन आगे जो मुझे दिखा उससे एक पल के लिए मेरी सांसें थम गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इसे देख रहे हैं आप, ये एक बहुत ही बड़ी शार्क है। इसका आकार तो देखिए, और बाप रे, इसका वजन मेरे ख्याल से कुछ 15-16 किलो का होगा। इस जाल में फंसी हुई है शार्क। ये जाल भी टूट चुका है, बुरी तरह से ये उलझ चुकी थी इस जाल के अंदर। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने इतनी बड़ी शार्क यहाँ पर देखने के बारे में अपने दूर दूर तक ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था। गहरे समुद्र के अंदर रहने वाला ये एक अल्टीमेट एपेक्स प्रीडेटर है। देखिए किस तरह से यहाँ पर फंस चुका है जाल के अंदर और जूझा होगा अपनी ज़िंदगी के लिए। दुनिया भर में जितनी भी शार्क की प्रजातियां पाई जाती हैं, ये फिन ही उसकी पहचान है और ये फिन ही इसकी मौत का कारण बन रहा है पिछले कई दशकों से, कई शतकों से। क्योंकि चाइनीज़ कल्चर में ऐसा माना जाता है कि इस फिन से आप दवाई बना सकते हैं। हालांकि साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं है, लेकिन इसी वजह से अवैध तौर पर इन जानवरों का शिकार किया जाता था और जिसका नतीजा ये है कि अब ये जीव, ये खूबसूरत सा जीव विलोपन के खतरे से जूझ रहा है और इसीलिए सरकार ने भारत में भी इसे संरक्षण दिया हुआ है। इसका वजन बहुत ज़्यादा है, मैं अपने घुटने पर इसे रख देता हूँ। एक औसत शार्क जो है वो लगभग 16 फीट तक बड़ी हो सकती है, 14-15 फीट तक भी बड़ी हो सकती है। इसके दांत देख रहे हैं आप, ये जानवर एक ज़बरदस्त शिकारी है। ये देखिए दांतों की खतरनाक कतारें और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कतार के पीछे दूसरे दांत भी मौजूद हैं। दरअसल शिकार करते वक्त या लड़ाई करते वक्त अगर ये बाहर की कतार में मौजूद दांत टूट जाए तो पीछे के दांत आगे आ जाते हैं और फिर ये उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। दांतों को रिप्लेस करने का ये सिलसिला शार्क्स का ताउम्र चलते रहता है। मगरमच्छों को भी कुदरत ने ऐसा वरदान दिया है क्योंकि दांत ही इन जानवरों के लिए सबसे खतरनाक और अहम औजार होते हैं, हथियार होते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर शिकार करने के लिए। इसके अलावा इसके जबड़े में जो ऊपर के दांत आप देख रहे हैं ये वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये नीचे के दांत शिकार को दबोचने के लिए और ऊपर के दांत आरी की तरह शिकार को काटने के लिए बने होते हैं। इसकी नाक काफ़ी सेंसिटिव होती है, इसीलिए अगर शार्क ने आपके ऊपर अटैक किया तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप यहाँ पर वार कर सकते हैं तो शार्क आपको छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इसका स्कल जो है
सुन रहे हैं आप, बहुत ही ठोस होता है ये शार्क। कभी कभी अपने शिकार को बेसुध करने के लिए टक्कर भी मारती है किसी बुल की तरह और फिर उसका शिकार कर देती है। शार्क की स्किन काफ़ी रोचक होती है। अगर ऐसे हाथ घुमाऊं तो ये बहुत ही स्मूथ किसी मखमल की तरह लगती है, लेकिन अगर मैं ऐसे हाथ घुमाऊं तो ये किसी सैंड पेपर की तरह खुरदुड़ी होती है। ये देखिए, ये बहुत ही बड़ी शार्क है, वज़नदार है, लेकिन फिर भी ये एक बच्चा है। शार्क का ये डिज़ाइन देखने के बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज़ का जो डिज़ाइन है वो शार्क से ही इंस्पायर होकर बनाया गया होगा। यहाँ पर देखिए इसके फिन्स, जो यहाँ पर ये साइड में आप देख सकते हैं फिन है यहाँ पर, और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है अगर आप नीचे से देखें तो बिल्कुल किसी हवाई जहाज़ की तरह ही लगती है। ये बहुत ही बड़ी है। शार्क की एक और ख़ासियत यह है कि अगर ये पानी में रुक जाए, ठहर जाए, तो उसकी मौत हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए शार्क्स को हमेशा तैरते रहना पड़ता है। जब ये तैरती है तो इसके मुंह के अंदर से पानी गुजरता है, फिर वो गलखड़ों से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से शार्क जो है सांस ले पाती है। अगर आपको पानी में शार्क दिखाई दे और आप उसकी पूंछ पकड़ कर रख देंगे और उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे तो उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि पानी इसके मुँह से नहीं गुजर पाएगा। उसके अलावा ये टाइड पूल काफ़ी बड़ा तो है, मगर इतना बड़ा भी नहीं है कि इस शार्क को ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। बहुत सारी ऐसी मछलियाँ मर जाती हैं जालों में फंसने की वजह से या फिर किसी न किसी कारण की वजह से, जो समंदर के अंदर इंसानी गतिविधियाँ होती हैं, और फिर ये बन जाती है शिकार दूसरे जीवों का। बहरहाल मैंने इस मछली का बायोमेट्रिक डेटा लेकर इसे वही छोड़ दिया, लेकिन उसकी मौत कुदरत की बदहाली का आगाज है। अजीब बात तो यह है कि शार्क की वजह से मछुआरे का घायल होना खबरों में हेडलाइन बनता है, लेकिन रोज कितनी ही शार्क्स की बलि चढ़ने पर भी उनकी कोई हेडलाइन नहीं बनती। क्या यही क्रमिक विकास है?